ये क्या हुआ, पीछे वाला टूट गया? ये काल था इनका 323 से 184 ईसा पूर्व। इस टाइम राजस्थान में क्या हुआ? ठीक है, तो वैसे तो इतिहासकार क्या कहते हैं, विशेष संदर्भ नहीं मिलता राजस्थान का मौर्यों के इतिहास में। इतिहासकार ये मानते हैं पूरे राजस्थान पर कौन था मौर्य वंश का संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य, इसने कब्जा कर लिया था। क्यों? फिर दक्षिण भारत तक चला गया था, उधर पश्चिम में अफगानिस्तान तक चला गया था, तो राजस्थान के बचने का सवाल ही नहीं था। ठीक है, अब इसके संबंध में साक्ष्य क्या मिलते हैं? इसके संबंध में और क्या साक्ष्य मिलते हैं? जैसे देखो, अपन की बात करें, 738 एडी में मिला है। कहाँ? कोटा में। एक मौर्य राजा था धवल। इसकी जानकारी मिलती है कणसऊ कोटा में, एक शिलालेख मिला है 738 एडी का। ठीक है, वहाँ उस शिलालेख में यह जिक्र मिलता है कि यहाँ पर मौर्य राजा कोई है धवल, उसका शासन था। हाँ, क्या कह रहे हो? अभिलेख का नाम यही है, कणसऊ कोटा अभिलेख। हाँ, जिस जगह शिलालेख मिलता है ना, अमूमन उस जगह का नाम दे दिया जाता है शिलालेख का। जैसे समुद्रगुप्त था, उसकी प्रयाग प्रशस्ति मिलती है, तो वो प्रयाग में मिला तो प्रयाग प्रशस्ति नाम दे दिया। या फिर किसी राजा का नाम दे दिया जाता है उस शिलालेख को। क्या कहते हैं? हंसी? ये नहीं, कहाँ जिक्र आता है? बताना मुझे, बताना मुझे कहाँ जिक्र आता। ठीक है, मेरी जानकारी में यही है। हो सकता है आपके समझने में फर्क हो सकता है आपके समझने में फर्क है। बता देना मुझे, है ना, आपने क्या समझा है और क्या देखा है। ठीक है, फिर आएगा 713 एडी या 770। इन शिलालेखों में क्या विक्रम संवत लिखा होता है? इन शिलालेखों में विक्रम संवत ही लिखा रहता है। हो सकता है वो आपको ये सन नहीं दे के ये सन दे दे, तो बस +57 ही तो करना है ना। ये तो बताया था पहली क्लास में आपको। ये कौन सा शिलालेख है? ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने खोजा, वही वाला। पढ़ा तो है ना कुछ शिलालेखों के बारे में। और इसी ने ये इंग्लैंड लेके जा रहा था, समुद्र में फेंक दिया, जहाज का भार ज्यादा हो गया था। तो ये यहाँ पर इस शिलालेख में 4 मौर्य राजाओं के नाम मिलते हैं।
और ये कहाँ से मिला है? चित्तौड़ से। मानमौरी का शिलालेख चित्तौड़ से मिला है। इस शिलालेख से 4 मौर्य राजाओं के नाम मिलते हैं। कौन कौन से हैं? ये मान, मान इसका खुद का नाम लास्ट में। इससे भी ये साबित होता है कि राजस्थान में इन मौर्यों का इस टाइम जिक्र आता है, इसका मतलब ये मौर्यों के कब्जे में था। ठीक है। बाकी पहले अपन ने शुरुआत में बता दी थी कि पूरा राजस्थान चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार में था। अब कुछ अपन साक्ष्य मांग रहे हैं कि इस बात का साक्ष्य क्या है। पहले अनुमान लगाया, उसके साक्ष्य की बात कर रहे हैं। तो जो जो साक्ष्य मिले हैं उसकी बात कर ले। इसमें भी विक्रम संवत जोड़ना चाहो तो +57 कर लेना, यहाँ जाएगा विक्रम संवत। ठीक है, विक्रम संवत 795 हो जाएगा। अब उसके बाद चित्तौड़ किले का निर्माण किसने कराया, इसका जिक्र आता है। चित्तौड़ किले का निर्माण शुरुआत में किसने कराया? तो वही किसी मौर्य शासक ने कराया था। तो ये चीज कहाँ से मिलती है? नहीं, शिलालेख से नहीं मिलती है। कैसे पता चलता है? किसने कहा कि भाई चित्तौड़ किले का निर्माण मौर्य शासक ने कराया था, चित्रांगद मौर्य ने? ये एक ग्रंथ मिलता है, इतिहास ग्रंथ, साहित्य ग्रंथ समझ लो। गुजरात में सोलंकी वंश का राज था। ठीक है, वहाँ हेमचंद्र सूरी थे, उन्होंने लिखा था कुमारपाल प्रबंध, उसमें ये चीज मिलती है। वो भी लिख लेते हैं। तो ये भी साबित हो गया कि भाई यहाँ मौर्य वंश का राज था। बैराट से मिले, बैराट से तो मिला ही है। अशोक का बबरू शिलालेख मिला है ना। वो बौद्ध मंदिर मिला है, स्तूप मिला है, स्तंभों के टुकड़े मिले हैं। भरतपुर से सिक्के बताए थे, उसमें मौर्यों के पंचमार्क सिक्के वो भी मिले हैं। तो ये सारे साक्षी आ जाएंगे मौर्य काल के। एक जहाजपुर का किला भी है। जहाजपुर का किला भीलवाड़ा में पड़ता है ना, अशोक के पोते ने निर्माण करवाया था। तो ये राजस्थान में मौर्यों के शासन के साक्ष्य हैं। चला स्पीड, अरे थोड़ी स्पीड फास्ट रखो। फिर ऐसे स्पीड कैसे बढ़ाओगे? राजपूत युग आने के बाद तो स्पीड बढ़ानी है ना। हम्म,
ये था कुमारपाल प्रबंध, ये लिखा है हेमचंद्र सूरी ने। ठीक है, कहाँ था? चालुक्य तीन जगह थे, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, एक गुजरात में जो चालुक्य था उसको चालुक्य सोलंकी वंश बोलते थे। ठीक है, या केवल सोलंकी वंश भी बोल देते हैं। ठीक, इसके अंडर था कुमारपाल का दरबारी कवि। अब ये क्या कहता है? दोनों का निर्माण, चित्रांगद तालाब का नाम भी मिलता है। तो ये सबूत हो गया कि भाई राजस्थान में इनका शासन था। ठीक है, चित्तो जहाजपुर किले का निर्माण अशोक का पुत्र था कुणाल, ये अंधा था कुणाल। कुणाल ये अंधा था और इसका पुत्र था संप्रति। इस संप्रति द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ये अपने पढ़ ही लिया, भरतपुर से नोहा से जो कितनी मुद्राएं मिली हैं? 3075 थी ना? हाँ, ये मौर्य कालीन। ये अगला साक्ष्य हो गया और लास्ट। हाँ, इसका क्या करना? संप्रति नहीं, ये कुणाल इसका अशोक का पुत्र, ये वंशावली बताई मैंने। ठीक है, अशोक का पुत्र कुणाल है, कुणाल का पुत्र संप्रति है, इसका पुत्र हो गया अशोक का। तो लास्ट जो सबूत है वो सबको पता है, बैराट का। बैराट से क्या क्या मिला है वो सारा मौर्य कालीन है। यहाँ लिख दूँ? चलो आप लिख लेना आगे, बैराट। इससे क्या जानकारी मिलती है अशोक के बारे में? बबरू शिलालेख के इससे अशोक के बारे में क्या जानकारी मिलती है बताओ? लिखाया था मैंने। हाँ, बौद्ध धर्म। हाँ, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, उसमें आस्था प्रकट करता है अशोक। उसके अंदर लिखी हुई है चीज, अशोक का बबरू शिलालेख। ठीक है, बौद्ध मंदिर या विहार।
स्तूप, हाँ। टोंक में क्या मिले? टोंक में मिले क्या? ठीक है, यही तो पूछा था ना आपको। 3075 हटा दो, पंचमार्ग हाथ मुद्राएं तो मिली है ना 9 से। ठीक है, ये वहाँ अशोक स्तंभ मत समझ लेना। अपन का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ना अशोक स्तंभ, तो मैंने अशोक के स्तंभों के टुकड़े। ठीक है, किसमें? आपने लिखा नहीं? क्या लिखा? हाँ, ठीक है, विशेष जिक्र आता नहीं है यहाँ पर, सबूत के तौर पर अपन को लेना, इसीलिए यहाँ लिखा दिया मैंने। हाँ, जैसे रिंग वेल मिले हैं ना मौर्य काल के, तो वो ये भी लिख लो। रिंग वेल, घेरदार कुएं। ये मौर्य काल राजस्थान में पूरा हो गया इतना जल्दी? अरे इतना जल्दी राजवंश कहाँ है? मौर्यों के बाद गुप्त काल नहीं आएगा क्या? वो भी तो पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद क्या हुआ? मौर्योत्तर काल था। तो जैसे ही किसी बड़े साम्राज्य का पतन होता है, ठीक है, तो लोकल स्तर पर छोटे छोटे राज्य आ जाते हैं, छोटे छोटे वंश आ जाते हैं, और बाहर से विदेशी आक्रमण हो जाता है। तो यही स्थिति इसके बाद होगी। क्या होगा इसके बाद? मौर्योत्तर काल। ठीक है, विदेशी आक्रमण में कौन आएंगे? यूनानी आ जाएंगे। पहलव, इन तीनों को बोलते हैं सीथियन भी बोलते हैं। ठीक है, तीनों को शामिल रूप से सीथियन भी बोलते हैं। और यहाँ पर किसका था? ये शासन चल रहा था सुंग और सातवाहन वंश का शासन, यही थे मौर्यों के बाद। अब जैसे यूनानी है, तो यूनानियों का राजस्थान में भी आक्रमण हुआ। इसका सबूत कहाँ मिलता है? तो कौन था यूनानी? मिनांडर।
और ये चीज कहाँ मिलती है, किस में मिलती है? पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता, और महाभारत। महाभारत का जिक्र यहाँ क्यों आया? वो तो महाकाव्य काल में था, वो तो पहले पढ़ा था अपन ने। महाभारत को अंतिम रूप ठेठ गुप्त काल तक लिखी गई थी महाभारत, ठीक है, कई 100 सालों तक लिखी गई थी महाभारत। जो शुरुआती, जो मुख्य कहानी का पक्ष है, वो उस टाइम लिखा गया महाकाव्य काल में, महाजनपद काल से पहले का, जबकि बाद में छोटी छोटी चीजें जोड़ते गए ठेठ गुप्त काल तक, इसीलिए यहाँ जिक्र आया महाभारत। तो ये पतंजलि का जो महाभाष्य है, गोर्गी संहिता है महाभारत, इससे यह अपन को सबूत मिलता है कि यूनानियों ने राजस्थान पर आक्रमण किया। यह करने वाला मेनांड्र था, और कहाँ क्या, नगरी मध्यमिका चित्तौड़ में, ठीक है। ये मत पढ़ना कभी भी, यूनानी या यवन बोल देते हैं, ठीक है। एक होती है यवन प्रिया, किसको बोलते हैं? यवन प्रिया मतलब यूनानियों को प्रिय लगने वाली चीज कहा क्या है? व्यापार की चीज है, काली मिर्च। ये बोलते हैं क्योंकि यूनानी लोग भारत से काली मिर्च बहुत ज्यादा मंगाते थे, उनको आवश्यकता थी इस काली मिर्च की। इनके सिक्के भी मिले, ऐसे मिले। नालिया सर सांबर से, यहाँ नगरी से तो होंगे ही, और एक बैराट से। ये यूनानियों के आक्रमण के सबूत हो गए अपने पास। बैराट का विध्वंस किसने किया था? होणों ने किया था, मेरे कुल होण ने, और ये इसका विध्वंस कर रहे हैं यूनानी। ठीक है, आगे चले। शक, कुषाण और पहलव, ठीक है। ये जब आए तो राजस्थान में इसका सामना किन किन से हुआ? यहाँ कौन थे? ये चल रहा था यहाँ पर, ये थे मालव, अर्जुनयन और योद्धई। बताया था मालव कहाँ थे, ये कहाँ थे? मालव नगर है एक, मालव नगर किसको बोलते हैं?
मालव नगर बताओ मुझे तो, किसको मालव नगर बोलते हैं? उपनाम मालव नगर है। हाँ हाँ, नगर या करकोट नगर, ये कहाँ है? टोंक में। बस, तो वो अजमेर टोंक वाला इलाका है, वहाँ पर ये मालव बसे हुए थे। अर्जुनायन कहाँ थे? अर्जुनायन कहाँ थे? अरे चित्तौड़ में कहाँ जा रहे हो? हाँ, पढ़ नहीं रहे हो? अलवर, भरतपुर, धौलपुर में। और योद्धे कहाँ थे? हाँ, इसका मैप बना लेना। ये जो कल पढ़ाया था ना आपको, सारे जनपद पढ़ाए थे, उसका राजस्थान का मैप बना के उसमें अंकित कर लेना कौन सा कहाँ है। ये तो कर सकते हो, ये मेहनत करोगे, एक बार बना लोगे फिर नहीं भूलोगे। ठीक है, इनसे सामना हुआ तो जब ये शक्तिशाली शासक होंगे जैसे कनिष्क वगैरह होगा, ठीक है, तो इनसे इनको हारना पड़ेगा। जब इनका पतन होना शुरू हो जाएगा तो वापस ये हावी हो जाएंगे। ठीक है, इसके सबूत क्या मिलते हैं कि भाई यहाँ पर राजस्थान में है कुषाणों का या शकों का या पहलवों का शासन था, ये यहाँ भी आए थे। ठीक, तो ये देखो, एक तो मिलता है सुदर्शन झील लेख। ये किसका है? सुदर्शन झील लेक, ये गुजरात में सुदर्शन झील। ये लगभग 150 एडी का है। ये कहता है इनका राज कहाँ से? मरु प्रदेश से साबरमती नदी तक इनका राज था। तो मरु प्रदेश तो राजस्थान का मारवाड़ी हुआ। इसमें इसका उल्लेख मिलता है कि भाई ये मरु प्रदेश से साबरमती तक इनका राज था। ठीक है, हाँ? कुषाणों। ठीक है, ये कुषाण है ना। मुख्य शासक, मुख्य शासक से याद रखो, कुषाणों में कौन था मुख्य शासक? कनिष्क। ठीक है, शकों में सबसे बड़ा यही था, रुद्रदामन। कनिष्क का खुद का शिलालेख मिला, उसमें यह जिक्र मिलता है कि पूर्वी राजस्थान में, ये यहाँ पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहा है, तो ये कर रहा है पूर्वी राजस्थान में कुषाणों का राज था। बाद में पुनर्निर्माण वगैरह कईयों ने करवाया था, इसने पुनर्निर्माण करवाया था रुद्रदामन ने। बाद में एक गुप्त शासक होगा वो भी कराएगा। 3-4 इसके उल्लेख आते हैं सुदर्शन झील के। और ये पहला तिथि अंकित शिलालेख है। हाँ, उस टाइम बन गई, बाद में टूट गई तो इसने वापस पुनर्निर्माण करवाया था। फिर ये पुनर्निर्माण कराया ना, उस टाइम कहा था आप जनता से टैक्स बढ़ा लो, लेकिन इसने मना कर दिया, खुद के पैसों से वापस पुनर्निर्माण करवाया था, टैक्स वगैरह नहीं बढ़ाया था जनता पर।
फिर क्या हुआ, अब ये शक, कुषाण, पहलव वगैरह हैं, ये घूम रहे हैं इधर उधर, यहाँ के स्थानीय शासकों को हरा रहे हैं। तो इसको यहाँ से भगाया किसने? तो देखो, ये मध्य प्रदेश में पड़ती थी शाखा नागों की, नाग। इसने क्या किया, जो भी स्थानीय थे, जैसे मालव है, अर्जुनयन है, योद्धे है, और दूसरे लोग यहाँ राजस्थान के नहीं, दूसरी जगह सनकादिक है, खारपरिक वगैरह, ऐसे नाम जो अपन को नहीं याद रखने, उन सबको मिला के इन पर काउंटर अटैक किया, इनको भगा दिया। फिर भी कुछ बच गए अंत में, तो अंतिम रूप से कुषाणों को यहाँ से इन योद्धाओं ने भगा दिया। तो वो भी लिख लेते हैं। भारत के लेवल पर हरा है या राजस्थान के लेवल पर हरा है? अंतिम रूप से योद्धाओं ने कुषाणों को हराया। फिर भी ये बचे रहे, बाद में जब गुप्त राजवंश आएगा ना, तब भी ये शासक तो बने रहेंगे। चंद्रगुप्त जो सेकंड आएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वो यहाँ पर शकों को हराकर पूरे राजस्थान पर कब्जा करेगा। ज़्यादा नहीं याद रखने वाली चीज़ है, एक वो नलियासर वगैरह याद रखना, है ना। यूनानी जो आक्रमण है ना, उनके यूनानियों के सिक्के नालियासर वगैरह में मिले हैं, और नगरी का विध्वंस इन यूनानियों ने किया। आक्रमण करने वाला था मिनांडर, बाकी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। कई बार क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर ये सन लिखा हुआ, ठीक है, तो ये एग्जैक्ट सन नहीं देखे, वो सदी दे देते हैं ऑप्शन में, सदी, खास एग्जैक्ट सन नहीं देके सदी दे देते हैं। जैसे पहली सदी, एडी, प्रथम सदी बीसी। इसका मतलब क्या है? 1 से 100 एडी तक, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? 100 से 1 बीसी, ठीक है। अब यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं है, अब कंफ्यूजन क्या आएगा, आगे चलेंगे दूसरी सदी में, ठीक है। यहाँ करता हूँ, दूसरी सदी एडी और बीसी, ठीक है। अपन क्या ढूंढने लग जाते हैं, ये वाला हिस्सा देखते हैं कि ये पहली सदी है। ये पहली सदी नहीं है, ये दूसरी सदी है। अपन पहले गिनती लिखते थे ना, तो पहले 1 से 100 लिखते थे, ठीक है। तो ये तो हो गई पहली सदी। फिर 100 से आगे लिखते 101, 101 से ये 200 तक लिख दे, तो ये दूसरी सदी हुई। जबकि चल रहा है यहाँ पर शुरुआत में ये 100 सैकड़े वाली, एक सैकड़े वाली। तो ये ध्यान रखना, पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी। जैसे अभी कौन सी सदी चल रही है, 2022 चल रही है ना, तो इस हिसाब से तो ये 20वीं सदी होनी चाहिए। ये 20वीं नहीं है, ये 21वीं सदी है।
ठीक है, हाँ पूछते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये मैंने बता दिया आपको। अगला, अब इसके बाद गुप्त काल। ठीक है, ये लगभग 320 से 550 एडी तक रहा। सीधा जिक्र समुद्रगुप्त का था, लगभग 350 एडी। इसमें क्या क्या, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, समुद्रगुप्त ने दक्षिणी राजस्थान जीता, किसको हराकर? और ये कहाँ मिलता है इसका जिक्र? इसकी जो प्रसिद्ध शिलालेख है प्रयाग प्रशस्ति, जो प्रयाग प्रशस्ति है उसी में इस चीज का जिक्र मिलता है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणी राजस्थान जीता था यहाँ के शक शासक रुद्रदामा सेकंड को हराकर। पहले जिक्र आया था सुदर्शन झील का, वो रुद्रदामा फर्स्ट था, ये रुद्रदामन सेकंड को हराकर इसने दक्षिणी राजस्थान को जीत लिया था। प्रयाग प्रशस्ति की 22वीं पंक्ति में उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसमें ये कहता है कि इसका खुद का जो साम्राज्य था समुद्रगुप्त का, उसके पड़ोस में सीमा के अंत में जो राज्य थे उसके साथ इसने अलग नीति। अब समुद्रगुप्त ने क्या किया, अपन मानते हैं पूरे भारत को जीत लिया था, लेकिन उसको प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं लिया जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने लिया था। सीधा अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो इसने प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं लिया। इसने 5 अलग अलग प्रकार की नीतियां अपनाई थी, अलग अलग प्रकार के राज्यों के लिए। ठीक है, तो ये जो थे दक्षिणी राजस्थान वगैरह में, इनके साथ में क्या नीति अपनाई? ग्रहण, मोक्षानुग्रह, आज्ञाकरण। मतलब सीधा प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं लेके क्या किया? एक तो मैं आप पर वापस अनुग्रह कर रहा हूं, पहले तो आप मुझे टैक्स दो, इसका मतलब है टैक्स। ठीक है, अनुग्रह, मैं आप पर कृपा कर रहा हूं कि आपको अपना आपका राज्य वापस लौटा रहा हूं। आप क्या करोगे? हमेशा मेरी आज्ञा का पालन करोगे। इसके साथ में ऐड करना, ग्रहण, मोक्षानुग्रह, आज्ञाकरण, प्राणामागमन। मेरे दरबार में प्रणाम करने या अधीनस्थता स्वीकार करने के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। मतलब एक तरह से दरबार में उपस्थित होकर मेरे सामने प्रणाम करना पड़ेगा, ये इसकी शर्त थी। बाकी आप अपना शासन चलाओ। वापस लौटा दिया, अनुग्रह कर दिया, जीत लिया था, वापस लौटा दिया। फिर टैक्स दो, मेरी आज्ञा का पालन करो और दरबार में उपस्थित होकर हाजिरी दो, ये नीति। हाँ, ये दोनों साथ में। ये उस टाइम की भाषा थी, उसमें लिखा हुआ।
उसका अपन ने अनुवाद किया आसान भाषा में। इसी ने लिखवाई थी समुद्रगुप्त ने। हरिसेन था इसका लिखने वाला कवि। या इसका लेखक समझ लो। हाँ, हरिसेन कवि लेखक था इसका। समुद्रगुप्त के जो भी विजय अभियान है उसका पता इसी से चलता है, प्रयाग प्रशस्ति से। ये जो 5 नीतियां बताई थी ना मैंने, इसका सबका जिक्र अलग अलग लाइनों में, जैसे मैंने लिखा ना 22वीं पंक्ति में इसका उल्लेख है, तो अलग अलग लाइन में कौन कौन से राज्यों को जीता, उसके प्रति कौन सी नीति अपनाई, ये इस प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है। ठीक है, दक्षिणी राजस्थान को जीता उसका सबूत है प्रयाग प्रशस्ति। अब उसके बाद पूरे राजस्थान को नहीं जीत पाया था, फिर को किसने जीता? चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसने संपूर्ण राजस्थान जीता। वही शक शासक। रुद्र सिंह को हराकर। मतलब इस शक शासक रुद्र सिंह का केवल राजस्थान पर ही अधिकार नहीं था, पूरे पश्चिमी भारत पर अधिकार था रुद्र सिंह का। ठीक है, समुद्रगुप्त नहीं जीत पाया था, तो ये चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि भी इसी उपलक्ष्य में ली थी। पूरे पश्चिमी भारत को जीता, वहां पर शकों को हराए, इसके उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और चांदी के सिक्के चलाए थे इसने। बाकी पहले सोने के सिक्के ही चलाए थे गुप्तों ने। अब और क्या साक्ष्य मिलती है? इसके कई सवाल पूछे गए हैं कंपटीशन एग्जाम में। बयाना का लगभग 2000। और क्या मिला था? हाँ हाँ, विजय स्तंभ किसका? हाँ, समुद्रगुप्त ने बनवाया था विजय स्तंभ। गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर मिला, लगभग 2000 मुद्राएं मिली है। ठीक है, गुप्तकालीन। और नील की खेती के साक्ष्य मिले। इन दोनों तथ्यों के आधार पर कई एग्जाम में सवाल पूछे गए। देखो, ये केवल राजस्थान के साथ में ये यहाँ नाम मिलता है ना दक्षिणी, ये क्या कहता है?
अपन अभी पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास, तो अभी अपन केवल राजस्थान के संदर्भ में देख रहे हैं, ठीक है। तो आप ये मत कहो उसने केवल राजस्थान के संदर्भ में नीति अपनाई है। राजस्थान के उस टाइम राजस्थान का अस्तित्व भी तो नहीं था कि अभी राजस्थान का ये इलाका, आप राजस्थान को भूल जाओ कि उस टाइम राजस्थान था। आप एक मोटे तौर पर ये आइडिया रखो ये राजस्थान का इलाका था, ठीक है। अब उसके साथ में और जगह भी तो थी सीमांत, मैंने बताया था आपको सनकादिक, खारपरिक वगैरह ये राजस्थान में नहीं थे, भद्र वगैरह आबिर जातियां थी, तो ये दूसरी जगह पे थी, इनको भी साथ में, इन सब के प्रति ये नीति अपनाई थी, केवल राजस्थान के संदर्भ की बात नहीं है। हाँ 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 हाँ, इसको बोलते हैं सीमांत प्रत्यांत राज्य। दक्षिणी राजस्थान के संदर्भ में अलग नीति होगी, फिर जो विदेशी राज्य होंगे उनके प्रति अलग नीति है, उनसे विवाह संबंध करेंगे, उनसे विवाह संबंध करेंगे। आप चाहोगे तो मैं पांचों नीतियां लिखा दूंगा, जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे ना उस टाइम डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। गुप्तों के बाद गुप्तोत्तर काल, होण आक्रमण, ठीक है। गुप्तों का पतन भी होणों ने करवाया था, जब गुप्त कमजोर हो गए थे 550 ईस्वी के आसपास, तब भारत में विदेशी आक्रमण हुआ था होणों का। अरे उसमें दो चीज लिखनी रह गई अपनी गुप्तों में, ब्रह्मगुप्त, इन दोनों का निवास स्थान, ये गुप्त काल के हैं, इन दोनों का निवास स्थान यही था। ये कहाँ था? बीनमाल। माघ के तो खूब साहित्य रचा गया, इसने क्या किया? ब्रह्मगुप्त। तो ये साइंस की बात है, ब्रह्मगुप्त सिद्धांत दिया। ठीक है, होण आक्रमण कौन कौन, इसका जिक्र पहले ही आ चुका है, मिहिरकुल एंड तोरमा। ये क्या थे? शिव भक्त थे। तो जो भी बौद्ध धर्म स्थल थे उसका विनाश किया, जैसे रंगमहल, बड़ोपल, ये कहाँ है? बीकानेर। बैराट का तो विध्वंस किया ही था, अन्य सभी, अन्य जो इनको मिले बौद्ध धर्मस्थल उसका विनाश किया। तो कौन कौन से थे? रंगमहल, बड़ोपल, हनुमानगढ़।
दूसरी चीज, बारडोली कोटा में शिव मंदिर बनवाया था। खुद शिव भक्त थे तो कोटा में शिव मंदिर बनवा दिया। अंत में इनको किसने हराया? मालवा शासक यशोवर्मन, इसको हरा दिया। हाँ? ये पीर सुल्तान की गड्डी, बडोपल बडोपल बडोपल, रंग महल बडोपल हनुमानगढ़ में। अब फिर ये भी बताया था भाई, विदेशी जो भी आए थे पहले अंग्रेजों से पहले, वो क्या यहाँ की कल्चर में घुल मिल गए, ठीक है, यहाँ की संस्कृति अपना ली, धर्म अपना लिया। तो उन्होंने क्या किया, बाद में जब राजपूतों का उदय हुआ ना, तो राजपूतों के साथ उन्होंने विवाह संबंध बना लिया। इसका सबूत मिलता है, कौन, राजकुमारी हरिया देवी का विवाह मेवाड़ के गोयल शासक अल्लट के साथ हुआ था, ठीक है, वही। ठीक है, बाकी कल पढ़ लेंगे, कल पूरा हो जाएगा, और कोशिश है कल राजपूत युग शुरू भी कर देंगे।